से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई और इंपोर्ट की फ्रिक्वेंसी भी कम हो गई। जापान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। What is a carry trade? When you borrow money in a place where interest rate is low and invest the money in other country where interest rates is higher and earn returns is called a carry trade. इस केस में अगर आप जापानीज येन में बोरो करते हो जिसका इंटरेस्ट रेट नियर टू ज़ीरो है और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके आप दूसरे कंट्रीज़ के करेंसी में चेंज कराते हो जैसे डॉलर या रुपी, फिर उस कंट्री की रिस्पेक्टिव मार्केट में जाके आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ के रियल एस्टेट या शेयर मार्केट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और उससे आप जो रिटर्न कमाते हो तो इसे येन कैरी ट्रेड बोलते हैं। हिस्टोरिकली ये ट्रेड दोस्तों बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव रहा है क्योंकि आपको प्रिंसिपल नियर टू ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है। कुछ डिकेड्स पहले जापान की इकॉनमी दोस्तों रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रही थी। ऐसा माना जाता था कि वो अमेरिकन इकॉनमी को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगी, लेकिन उसके बाद जापान की इकॉनमी में आ जाता है स्लो डाउन जो कई डिकेड्स तक चलता है। इसलिए जापान 1980 से ही अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देता है और 1999 में जापान बैंक ऑफ जापान लेके आती है एक जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो और नियर ज़ीरो रहता है पॉजिटिव में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, ताकि ओवरऑल जो डिमांड है इकॉनमी में वो वापस बढ़े और जो इकॉनमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है वो वापस रिकवरी की तरफ जा सके। बैंक ऑफ जापान के कई प्रयासों के बाद भी कंट्री में ग्रोथ रिवाइव नहीं होती है। इसके कई कारण थे, जापान की पॉपुलेशन का कम होना और साथ ही साथ एज होना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इकॉनमी में कम होना, उनकी वेजेस भी कम होना, जिसके साथ साथ डिमांड भी कम हो जाती है, और राइज ऑफ चाइना एज अ चीप एक्सपोर्ट कंट्री। ये बैंक ऑफ जापान ने जो इंटरेस्ट रेट पहले से नियर टू ज़ीरो थे उनको निगेटिव कर दिया। यस, निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ये पॉलिसी कोई नई नहीं है दोस्तों, जो पहले 2009 में स्वीडन में आई थी, उसके बाद 2014 में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको अप्लाई किया, उसके बाद 2016 में फाइनली जापान ने भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में वहाँ की जो बैंक्स हैं वो सिटीजन्स से उनके पैसे रखने के लिए चार्ज करती थी ताकि वो सेव ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्पेंड करें। लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। नेशन वाइड लॉकडाउन्स की वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई और इंपोर्ट की फ्रिक्वेंसी भी कम हो गई। जापान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू 2022 के बाद नीचे गिरती जा रही, क्योंकि तब यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए थे और यूएस से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया था इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए लोग जापान की बैंक से और ज़्यादा लोन लेने लगे और फिर इस येन को इंटरनेशनल मार्केट में डंप करके डॉलर को परचेज करने लगे। येन की वैल्यू गिरने से जापान की गवर्नमेंट के लिए इंपोर्ट करना और मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि जापान पहले से ज़्यादा ऑयल और रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था, उसको ये येन की घटती हुई वैल्यू बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। के साथ ही इन्फ्लेशन 2% से ऊपर चला जाता है, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के इन्फ्लेशन टारगेटिंग से ज़्यादा है। इसलिए 2 क्वार्टर्स से जापान की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है, जिसकी वजह से जर्मनी उसको ओवरटेक करके 3rd पोजीशन पे आ जाता है और जापान 4th पोजीशन पे आ जाता है विद $4.2 ट्रिलियन इकॉनमी। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन और गिरती हुई करेंसी से निपटने के लिए जापान की सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट 17 सालों बाद 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा देती है, -0.1 से 0.1% कर देती है मिड मार्च में। ये मूव कोई इतना बड़ा मूव नहीं था जिसकी वजह से सबको चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो होता है उससे इन्वेस्टर्स घबरा जाते। इसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ जापान इंटरनेशनल मार्केट में जाके $36.9 बिलियन के वैल्यू के बराबर येन खरीदती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में येन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और बड़ी बड़ी फर्म्स के द्वारा ऐसा एंटीसिपेट किया जाता है कि यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बहुत ही जल्दी कम करने वाली है। इस एंटीसिपेशन की न्यूज़ के बाद यूएस डॉलर भी हल्का स्लिप करने लगे और 31 जुलाई को बैंक ऑफ जापान फिर से अपने इंटरेस्ट रेट 15 बेसिस पॉइंट बढ़ा के फाइनली 0.25% कर देता है। क्योंकि जापान की बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो इससे लोन और महंगा हो गया और जापान की करेंसी की वैल्यू भी ऊपर जा रही है और धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू भी कम हो रही। जहाँ दोस्तों डॉलर के कंपैरिजन में येन की वैल्यू अर्ली जुलाई में 38 ईयर लो पे थी, वहाँ 5 अगस्त को येन की वैल्यू 12.5% तक बढ़ जाती है। इट क्रिएट्स पैनिक अमंग द इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
selling their assets, dumping local currency and purchasing yen for their loan payoff. इसकी वजह से अगेन फिर मार्केट में येन की डिमांड बढ़ती है और जो लोकल करेंसीज हैं US डॉलर या इंडियन रुपी या कोई भी और करेंसी, उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। इस वजह से येन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस सेल ऑफ का इम्पैक्ट दोस्तों इंडिया में भी देखने को मिला, जहाँ इन्वेस्टर्स के 15 लाख करोड़ एक दिन में ही चले गए। लेकिन ऐसा सिर्फ बाकी कंट्रीज़ के शेयर मार्केट्स में ही नहीं हुआ, जापान की शेयर मार्केट भी बाकी कंट्रीज़ के रेस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा गिरी है।